नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो के 4 अहम जानकारियां लेके आया हूं। दोस्तों, पीछे आप बोर्ड पर देखिए। दोस्तों, मेरे कई बार समझाने के बाद भी अभी भी कई सारे पेंशनर्स के केस में पेंशन जंपिंग के केस पाए गए हैं। जी हां, निकालिए अपना पीपीओ। आपको आज मैं चेक करने का तरीका समझाऊंगा कि कैसे आपने चेक करना है कि पेंशन जंपिंग का क्या केस है और इस पेंशन जंपिंग के केस की वजह से आपको कौन सा वाला पैसा मिलना बचा हुआ है। जी हां दोस्तों, पेंशन जंपिंग के केस में पेंशनर्स को एरियर का भुगतान होता है। आगे पूरा डिटेल समझेंगे। जिस पीपीओ को दिखा के मैं आपको समझाऊंगा उसको पूरा समझ में आएगा आपको। तो आपका अगर जंपिंग का केस है तो आप भी प्रोसेस करेंगे केस, तो आपको भी उसका भुगतान हो जाएगा। चलिए, इसके साथ ही साथ डीएडीआर की 4 महीने की 2% बढ़ोतरी का एरियर का भुगतान के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ पेंशन भुगतान को लेकर के, पहली बारी पेंशन भुगतान को लेकर, चाहे फैमिली पेंशन हो चाहे सर्विस पेंशन हो, वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से एक अहम हिदायत जारी कर दी गई है पेंशन पेइंग एजेंसीज के लिए। जी हां, कुछ सख्त हिदायत जारी किए गए हैं ताकि पेंशनर्स को कोई दिक्कत ना आए। इसके साथ ही साथ दोस्तों, स्कोवा की एक बड़ी मीटिंग हुई है जिसमें कई सारे संस्था मौजूद रहे, जिसमें पूर्व सैनिकों की तरफ से भी एक संस्था थी, जिनमें किन मुद्दों को लेकर के, किन एजेंडाज को लेकर के बातचीत हुई है या मीटिंग में डिस्कशन हुआ है या क्या निष्कर्ष निकला है, उसके बारे में पेंशन मंत्रालय ने एक लेटर जारी किया है। उसको देख करके समझेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं इन्हीं जानकारियों के साथ। सबसे पहली जानकारी, पहला पेंशन भुगतान को लेकर के वित्त मंत्रालय का पेंशन पेइंग एजेंसीज को कड़े निर्देश, सर्कुलर भी हुआ जारी। जी हां, एक सर्कुलर भी जारी किया गया। और पेंशन पेइंग एजेंसीज के लिए वित्त मंत्रालय ने क्या निर्देश दिए हैं, चलिए उसको देखते हैं। मैं आपको एक ग्राफ के जरिए समझाता हूं। स्टाफ न्यूज की तरफ से खबर आई है। देखिए, भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय ज्ञापन दिनांक 28 अप्रैल 2026। अब इस कार्यालय ज्ञापन सर्कुलर 28 अप्रैल 2026 के जरिए क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रथम पेंशन, पारिवारिक पेंशन जमा करने के संबंध में कड़े निर्देश क्या है। महत्वपूर्ण अनुपालन के लिए कदम, ईपीपीओ और ईएसएसए के आधार पर तुरंत भुगतान सुनिश्चित करें। पीपीओ की भौतिक प्रति की प्रतीक्षा ना करें, यानी कि जो ईपीपीओ जो ऑनलाइन पहुंचता है उसी के आधार पर सीपीपीसी भुगतान कर दें। फिजिकल पीपीओ की कॉपी का इंतजार ना करें, पेंशनर्स को परेशान ना करें। सीपीएओ से प्राप्त वचनबद्धता पत्र की स्कैन प्रति को उपयोग करें, यानी कि जो सीपीएओ से जो स्कैन्ड कॉपी मिलेगा, जो भी डॉक्यूमेंट मिलेगा, उसी के बेस पर ही भुगतान कर दें, ये कहा गया है। पेंशन भोगियों की परेशानी कम करें, ये हिदायत दी गई है। बैंकों को सख्त निर्देश ये ना करें। बैंकों के लिए क्या कहा गया है, प्रथम पेंशन जमा के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने पर जोर ना दें, यानी कि पहली बारी जब पेंशन जमा करना हो तो लाइफ सर्टिफिकेट के ऊपर जोर ना दें। उनको कंपल्सन ना बनाए कि लाइफ सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो हम आपको पेंशन नहीं देंगे। इस तरीके का जो है बाध्यता पेंशनर्स के ऊपर ना थोपा जाए, ये कहा गया है। आगे, पेंशन भोगी पारिवारिक पेंशन भोगी की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य ना करें, यानी कि व्यक्तिगत रूप पर अगर पेंशन लेने वाले या पारिवारिक पेंशन लेने वाले व्यक्ति ना भी उपस्थित हो पाए तो उनको पेंशन का भुगतान कर दिया जाए। अनावश्यक देरी से बचें, यानी कि अनावश्यक देरी ना करें। कार्यवाही और अनुपालन, सभी सीपीपीसी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें, यानी कि ये जो दिशा निर्देश जारी किए गए इनको सभी सीपीपीसी ने सख्ती से पालन करना है। शाखाओं को उचित दिशा निर्देश जारी करें, यानी कि जो ब्रांचेस हैं, जो बैंक के ब्रांचेस हैं, उनको भी दिशा निर्देश जारी करें। तो पहला पेंशन भुगतान को लेकर इस तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से दोस्तों हिदायत जारी कर दी गई है। चलिए अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं, और अगली जानकारी है भारत सरकार के साथ स्कोवा की मीटिंग। देखें किन एजेंडा पॉइंट्स पर बनी सहमति। जी हां दोस्तों, स्कोवा होता है दोस्तों, स्कोवा स्टैंडिंग कमिटी ऑफ वॉलेंटरी एजेंसीज। ये बहुत सारी संस्थाएं स्कोवा में हैं जो पेंशन मंत्रालय के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो उनकी एक बड़ी मीटिंग हुई है जिसमें पूर्व सैनिक की तरफ से भी एक संस्था मौजूद थी। उसमें एक ब्रिगेडियर साहब मौजूद थे उस मीटिंग में। तो उस मीटिंग में किन किन एजेंडा पर बात बनी है, चलिए जो मीटिंग का एजेंडा सामने आया है, मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया, उसको देखते हैं। दोस्तों, ये सामने आप पेंशन मंत्रालय का 4 मई 2026 का लेटर देख पा रहे हैं, जिस लेटर के जरिए पेंशन मंत्रालय ने जो एक मीटिंग करी थी उस मीटिंग के बारे में जानकारी दी है। दोस्तों, एक एसोसिएशन, एक संस्था है जिसको स्कोवा कहते हैं। स्कोवा का मतलब स्टैंडिंग कमिटी ऑफ वॉलेंटियरी एजेंसीज। अब इसमें
कुछ पूर्व सैनिकों की संस्थान भी इंक्लूडेड हैं। तो इन सभी संस्थानों के साथ, सभी एसोसिएशंस के साथ भारत सरकार की मीटिंग 10 मार्च 2026 को हुई थी, जिसका कुछ मसलों के ऊपर, कुछ मुद्दों के ऊपर डिसीजन लिए गए हैं और उसी की जानकारी देते हुए भारत सरकार के पेंशन मंत्रालय द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। चलिए हम देखते हैं कौन से एसोसिएशन शामिल थे, कौन कौन लोग उस मीटिंग में प्रेजेंट थे और किन किन मुद्दों के ऊपर सहमति बनी है। तो चलिए ये आप देख पा रहे हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ 35th स्कोवा हेल्ड ऑन 10 मार्च 2026 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ऑनरेबल MOSPP एट CSOI KG मार्ग, न्यू दिल्ली। यानी कि पेंशन मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं उनके चेयरमैनशिप में ये मीटिंग हुई है न्यू दिल्ली में। तो चलिए, जिसका वेन्यू था सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट, जो कि न्यू दिल्ली में है। चलिए अब इस मीटिंग में, ये तो पहले इंफॉर्मेशन दिया गया है कि कब ये मीटिंग हुई है, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है। चलिए स्कोबा की स्थापना के बारे में। चलिए अब इसमें दोस्तों मीटिंग में कौन कौन मौजूद रहे ये देखिए। सबसे पहले तो जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, जो राज्य मंत्री हैं पेंशन मंत्रालय में, वो मौजूद रहे और वही चेयरमैन थे स्कोबा के, इस मीटिंग के। जो सरकारी विभाग, सरकारी नुमाइंदे जो उनके रिप्रेजेंटेटिव रहे, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के कौन कौन रहे, ये सारा डिटेल्स यहाँ पर है। अब देखिए इसमें ये तो सारे अधिकारी हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर वगैरह मौजूद रहे, अंडर सेक्रेटरी, बहुत सारे अधिकारी मौजूद रहे। अब इसमें स्कोबा में जो कौन से एसोसिएशन की तरफ से जो है रिप्रेजेंटेशन दिया गया, ये देखिए, बड़ौदा सेंट्रल पेंशनर्स एसोसिएशन बड़ौदा, इस तरीके से बहुत सारे एसोसिएशन है। इनमें से दोस्तों महत्वपूर्ण है कि पूर्व सैनिकों की तरफ से इंडियन एक्स सर्विसेज लीग चाणक्यपुरी दिल्ली से जो ब्रिगेडियर OP यादव साहब हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने हिस्सा लिया। अब चलिए, ये तो थे अटेंडेंट, और भी बहुत सारी संस्थाएं, ये देखिए कई सारी संस्थाओं ने हिस्सा लिया है। अब यहां पर एजेंडा क्या थे ये देखिए, अलग अलग विभागों के हिसाब से एजेंडा अलग अलग है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के एजेंडा अलग हैं, जिनमें मैटर्स को क्लोज कर दिया गया, किसी किसी में डिसीजन लिया गया, किसी किसी को आगे फॉरवर्ड कर दिया गया। ये देखिए CGHS से जुड़े हुए मुद्दे हैं, ये देखिए। तो चलिए हम डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, जिनमें IESL ने रिप्रेजेंटेशन रखा था, उनको देखते हैं कि क्या क्या एजेंडा थे दोस्तों। अब देखिए यहां से शुरू होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर और CGDA के मुद्दे। सबसे पहला मुद्दा देखिए, proposing urgent resolution of long pending pension grievances of ex-servicemen by scheduling a dedicated meeting between the IESL, the central body, and the CGDA, particularly to address anomalies faced by NCOs, JCOs and other ranks। यानी कि जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने के लिए ये जो है मीटिंग शेड्यूल करने के बारे में बात की गई है CGDA के साथ IESL की, इंडियन एक्स सर्विसेज लीग। अब चलिए इसमें जो समाधान निकला है, मीटिंग विद वेरियस पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन इंक्लूडिंग IESL सेंट्रल बॉडी वाज कंडक्टेड ऑन 25 जून 2025 टू एड्रेस वेरियस एनोमलीज रिपोर्टेड। यानी कि 25 जून 2025 को मीटिंग कंडक्ट हुआ था, यह जानकारी दी गई है। अब उस मीटिंग में क्या क्या मुद्दे उठाए गए और किन किन मुद्दों पर सहमति बनी है, उसके बारे में IESL को डिटेल्स लेटर वगैरह जारी करके सर्कुलेट कर देना चाहिए, ताकि पेंशनर्स को पता चले कि आखिर CGDA के साथ IESL ने किन मुद्दों के ऊपर सहमति बनाई है। अब ये जो मुद्दा है, ये जो एजेंडा है, इसको क्लोज कर दिया गया क्योंकि मीटिंग 25 जून को हो चुकी है। चलिए अब अगला जो 28 नंबर हमने देख लिया, 29 नंबर देखिए, एनहांसिंग coordination with the pensioners welfare association and providing dedicated service center or officials for स्पर्श पेंशनर्स। यानी कि स्पर्श के पेंशनर्स के लिए सर्विस सेंटर देने की बात यहां पर हुई है। नोडल ऑफिसर्स सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर आइडेंटिफाइड एंड द सेम वाज इंटीमेटेड इन द मीटिंग। यानी कि नोडल जो पॉइंट है जहां पर स्पर्श को लेकर के काम होगा, उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनको स्थित कर दिया गया है और इसकी जानकारी दे दी गई है मीटिंग में, जिसके बारे में भी कोई भी इस तरीके का लिखित में अभी तक जानकारी सामने नहीं आई। तो IESL को जल्दी से इसके बारे में जानकारी सामने लानी चाहिए। चलिए अगला जो पॉइंट था, रिजॉल्विंग इश्यूज इन स्पर्श पोर्टल सच एज स्मूथ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ FMA फॉर अवेलिंग ECHS CGHS मेंबरशिप। हालांकि ये बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा है ही नहीं कि स्पर्श में FMA को डिसकंटिन्यू करने का मुद्दा है। अब देखिए, फैसिलिटी फॉर स्टॉपेज ऑफ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ FMA इज
अवेलेबल ऑन स्पर्श। अब यहाँ जवाब दिया गया है कि एफएमए को स्टॉप करने का, उसको बंद कराने का जो ऑप्शन है वो स्पर्श के अंदर है, वो तो है ही है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पर पेंशन के जो विसंगतियां हैं उनको लेकर बातचीत होनी चाहिए थी, जो कहीं ना कहीं एजेंडा पॉइंट्स में ऐसे कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल होते हुए नहीं दिखाई दिए दोस्तों। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, स्पर्श से 4 महीने का 2% डीए एरियर भुगतान कब होगा, देरी के कारण क्या है। दोस्तों 2% डीएडीआर बढ़ तो गया लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, ना ही पिछली बारी पिछले पेंशन में हमें बढ़ा हुआ पेंशन मिला, तो ऐसे में मई का पेंशन हमें बढ़ा हुआ मिलेगा, ये तो तय है, ये क्लियर है। साथ ही साथ जो 4 महीने का एरियर है जनवरी से लेकर के अप्रैल तक का, उसका भुगतान कब होगा। हालांकि आपको बता दूं सीपीपीसीज ने, बहुत सारे सीपीपीसीज ने इसका भुगतान कर भी दिया है, लेकिन ऐसे में स्पर्श ने अभी तक भुगतान नहीं किया और चांसेस ये हैं कि मई महीने के मिड होते होते, मतलब मई महीने के मध्य आते आते इस स्पर्श द्वारा भी इसका भुगतान 4 महीने का एरियर का कर दिया जाएगा। लेकिन देरी के कारण क्या है दोस्तों, स्पर्श के ऊपर ये मुद्दा हालांकि मैं बार बार उठा रहा हूं कि स्पर्श के ऊपर ऐसा कोई भी दबाव है ही नहीं कि जो सरकारी आदेश जारी कर दिया तो उसको जल्दी से लागू करे, क्योंकि अगर स्पर्श के ऊपर ऐसा दबाव होता कि अगर आपने देरी से भुगतान किया तो पेंशनर्स को ब्याज भी देना पड़ेगा, तो तभी स्पर्श के ऊपर शायद कुछ जल्दी से एक्शन लेने का एक दबाव बनता। लेकिन बाई चांस मान लीजिए स्पर्श आदेश जारी होने के बाद भी अगर 2 महीना 3 महीना भी देरी करे, तब भी कोई ऐसा रेगुलेशन नहीं है कि स्पर्श ने पेंशनर को ब्याज का भुगतान करना है। तो कहीं ना कहीं यह भी एक बड़ा कारण है कि स्पर्श में इस तरीके के आदेश को सीरियसली ना लेते हुए टाइम से इंप्लीमेंट ना कराने का। हालांकि पेंशन मंत्रालय ने जब आदेश जारी कर दिया है तो आदेश जारी होने के 2-4 दिन के अंदर अंदर स्पर्श के अंदर कमांड दिया जा सकता है 4 महीने का एरियर का भुगतान का, क्योंकि स्पर्श एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, डिजिटल सिस्टम है, उसमें केवल कमांड की जरूरत है। अगर कमांड दे दिया जाए तो अभी भी 2-4 दिन के अंदर ही भुगतान हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इसका एकमात्र कारण यही है कि स्पर्श के ऊपर ऐसा कोई भी दबाव नहीं है। चलिए ये तो डीएडीआर का भुगतान का मुद्दा है, आगे 15-20 दिन के अंदर या कुछ ही दिनों के अंदर भुगतान हो जाएगा, लेकिन ऐसे और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें पीपीओ निकल चुका, 2 महीने हो गए एरियर का भुगतान ही नहीं किया, ऐसे भी बहुत सारे मुद्दे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मेरा मानना है कि कोई ऐसा रेगुलेशन बनाया जाना चाहिए कि स्पर्श अगर देरी से भुगतान करे तो चाहे 5 रुपए ही सही ब्याज का अमाउंट बनाया जाए और ब्याज का भी भुगतान किया जाए। आप सहमति रखते हैं तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरे हिसाब से तो यही सबसे बड़ा कारण है स्पर्श से देरी से भुगतान का दोस्तों। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, पेंशन जंपिंग के केस में आपको भी मिलेगा एरियर, निकालिए अपना पीपीओ, चेक करते हैं। जी हां, आपको मैं कई बार पेंशन जंपिंग के बारे में समझाता हूं दोस्तों, और पहली बार सैनिक पाठशाला में मैंने पेंशन जंपिंग के बारे में आप सबको जानकारी दी है। आखिर ये पेंशन जंपिंग होता क्या है, चलिए आगे आपका भी पीपीओ चेक कीजिएगा, कहीं आपके केस में भी पेंशन जंपिंग तो नहीं हुआ है। तो बहुत सारे पेंशनर्स, पहले भी मैंने जानकारी दी है, पेंशन जंपिंग वाला एरियर का भुगतान भी पेंशनर को कराया गया है। तो ऐसे में अब एक और एग्जांपल दिखा के आपको समझाता हूं आखिर पेंशन जंपिंग है क्या और इसमें आगे क्या फायदा पेंशनर को मिल सकता है। तो चलिए पीपीओ देखते हैं। दोस्तों आपको सामने ये जो पीपीओ दिख रहा है स्पर्श का पीपीओ है। इस पीपीओ के जरिए मैं आपको पेंशन जंपिंग का केस समझाता हूं। हो सकता है आपके साथ भी, बहुत सारे पेंशनर्स के साथ पेंशन जंपिंग का केस हुआ हो, तो इसको समझने के लिए चलिए हम देखते हैं। ये एक हवलदार रैंक के पेंशनर हैं जिनका लेंथ ऑफ सर्विस 24 साल 1 दिन है और ये 2007 के रिटायरी हैं। तो ऐसे कंडीशन में इनको एमएससीपी नायब सुधार लागू था और जिसको लेकर के वो कई दिनों से मांग कर रहे थे, लेकिन उनका एमएससीपी नायब सुधार एडजस्ट नहीं हुआ था। अब ये जो पीपीओ निकाला गया है ये ओआरओपी 3 लागू होने के बाद पीपीओ निकाला गया और इसमें किस तरीके से एमएससीपी नायब सुधार एडजस्ट तो कर दिया गया, लेकिन कैसे इसी पीपीओ में पेंशन जंपिंग का केस हो गया वो पहले आप समझ लीजिए। अब देखिए ये जो पेंशनर थे इनका पेंशन जुलाई 2024 से, ये देखिए जुलाई 2024 से 26,825 कर दिया गया है, यानी कि 26,825 एक 24 साल लेंथ ऑफ सर्विस वाले नायब सुधार का पेंशन है। यह हवलदार रैंक से रिटायर थे, लेकिन नायब सुधार का पेंशन इनको 24 साल लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से, और इनका पे लेवल भी 06 कर दिया गया। ये देखिए L06, पे लेवल को L06 कर दिया और जुलाई 2024 से इनका पेंशन को 26,825 कर दिया। यहां तक ठीक है। अब ये जो कोरिजेंडम डिटेल्स है, यहां से पता चल जाता है
कि इनका पेंशन जंपिंग का केस है दोस्तों, क्योंकि इस पीपीओ में पेंशन में डबल जंप हुआ है। कैसे? देखिए, इनका 22,257 रुपए जो पेंशन था पहले, इस पीपीओ से निकलने से पहले उनका पेंशन 22,257 रुपए था, और ये 22,257 रुपए जो पेंशन है, ये 24 साल के लेंथ ऑफ सर्विस के हवलदार का पेंशन है, ओआरओपी 2 का रेट का। ठीक है, अब ओआरओपी 3 का रेट में 24 साल के हवलदार का रैंक का पेंशन यहां होता तो ये पेंशन 24,763 होता, यानी कि इनका पेंशन 22,257 से सीधे सीधे 26,825, यानी कि 22,257 से 24,763 ना करके ओआरओपी 3 का नायब सुधार का रैंक का 26,825 में सीधा जंप कर दिया गया। यानी कि इधर पेंशन है ओआरओपी 2 का हवलदार का रेट का, और यह पेंशन हुआ ओआरओपी 3 का नायब सुधार का रैंक का। पेंशन तो अमाउंट तो जंप किया, रैंक को भी जंप करके अगले रैंक का पेंशन दे दिया। अब पेंशन जंपिंग में फिर खराबी क्या है? ठीक है, कुछ बोलेंगे ठीक है, तो हवलदार का पेंशन था तो नायब सुधार का हो गया, उनको एमएसपी लागू करके नायब सुधार मिला, इसलिए हवलदार से जंप करके नायब सुधार कर दिया। लेकिन दोस्तों, पेंशन जंपिंग इसलिए हुआ क्योंकि इनको जो ये नायब सुधार का पेंशन लागू था, कब से लागू था? इस डेट से लागू था। अप्रैल 2007 के ये रिटायरी हैं, 1 मई 2007 से इनको ये एमएसपी नायब सुधार का फायदा लागू था। लेकिन क्या किया गया है? किया गया है जुलाई 2024 से 26,825 उनका पेंशन नायब सुधार के हिसाब से करके टाल मटोल कर दिया। अब जबकि उनको उनका डेट ऑफ रिटायरमेंट यानी कि मई 2007 से लेकर के जून 2024 तक का एरियर बनता है, जो इस पीपीओ के जारी होने के बाद नहीं मिला, क्योंकि इस पीपीओ में सीधे सीधे पेंशन को हवलदार से नायब सुधार में जुलाई 2024 के डेट से जंप किया गया है। तो अब इनका ग्रीवेंस वगैरह सबमिशन हो गया है, इनको मई 2007 से लेकर के जून 2024 तक का हवलदार का और नायब सुधार का पेंशन का बीच का जो डिफरेंस का एरियर है उसका भुगतान हो जाएगा, अच्छा खासा एरियर बनेगा। तो आप भी चेक कीजिएगा, आपका भी कहीं पीपीओ में ओआरओपी 2 लागू करके या ओआरओपी 3 लागू करके पेंशन को जंप तो नहीं कराया गया है, लेकिन जंपिंग को समझने के लिए ये जो चीजें मैंने अभी आपको समझाई पीपीओ दिखा करके, उस पूरी चीज को बारीकी से आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। इस तरीके से एक रैंक से सीधे दूसरे रैंक में ओआरओपी के डेट से जो है पेंशन को जंप करा दिया गया, उससे पुराना वाला उसी पीपीओ के अंदर गुम हो गया। तो इसी को कहते हैं पेंशन जंपिंग। आपके साथ हो, आपके साथ वाले किसी के साथ हो तो कार्रवाई जरूर करें, सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस जरूर डालें। वो जो जिस पीरियड का उनको भुगतान नहीं हुआ है वो भुगतान उनको जरूर होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।